Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology Unit 1 Chapter number 2 General Pharmacology. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर हम डिफरेंट ड्रग्स और बॉडी की जो इंटरैक्शंस थी उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसी के अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट यूनिट के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी जिनसे हम ड्रग्स को इंटेक कर सकते हैं। और हमने मेजर कहा था कि फार्माकोलॉजी जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो है आपका फार्माकोडायनेमिक्स और एक है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आते हैं आपके एडीएमई यानी कि ड्रग्स अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो हम इसी को यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर ड्रग्स के फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी करेंगे कि ड्रग्स किस तरीके से अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे मेटाबोलाइज होगी और फाइनली किस तरीके से एक्सक्रीट आउट हो सकती है। ठीक है, तो इसी के अंदर फर्दर कंटिन्यू करते हैं और एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ड्रग्स अब्जॉर्प्शन की ड्रग्स जो है किस तरीके से यहाँ पर अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका नेक्स्ट है ड्रग्स अब्जॉर्प्शन। ड्रग अब्जॉर्प्शन से हम क्या समझते हैं कि किस तरीके ड्रग्स रहेंगी वो यहाँ पर अब्जॉर्ब होती है। जैसे आपने कोई ड्रग ली, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, वो अब्जॉर्ब होगी। तो ड्रग्स के अब्जॉर्प्शन से हम क्या समझते हैं, तो देखो, अब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन, not only the fraction of the administered dose that gets absorbed but also the rate of absorption is important। ठीक है, अब्जॉर्प्शन से मतलब है कि ड्रग्स जहाँ पे आपने अप्लाई करी है या जिस भी रूट से आपने ली है वहां से जहाँ पर जाकर के उसे एक्शन देना है वहां तक वो कैसे पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि फाइनली वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगी तभी तो एक्शन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको अब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो ड्रग्स के अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ड्रग्स का मूवमेंट कहाँ से, उसके साइट ऑफ एक्शन से, ठीक है, उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग्स के मूवमेंट को, ड्रग्स के अब्जॉर्प्शन को यहाँ पर ड्रग अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कि जहाँ पे से आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन साइट से जो है सर्कुलेशन के अंदर, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो आपकी ड्रग है उस ड्रग के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ड्रग अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ इस बात को देखा जाता है कि ड्रग अब्जॉर्ब हो रही है बल्कि ये भी देखा जाता है कि कितना अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ना सिर्फ जितना आपने डोज को लिया है, एडमिनिस्टर किया है, उसका एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन होगा जो यहाँ पे अब्जॉर्ब होगा, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो किस रेट से अब्जॉर्ब हो रही है, उसके रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ड्रग अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ड्रग आपने किसी भी रूट से ली और वो उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची और किस रेट से पहुंची और कितने अमाउंट में पहुंची। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आपका ड्रग प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ड्रग प्रोडक्ट जाएगा आपके अब्जॉर्ब होकर के प्लाज्मा में, तो इसको बोल रहे हैं हम अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन होकर के वो प्लाज्मा में आ गया, अब उसके बाद वो आपके एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड्स के अंदर जाएगा, साइट ऑफ एक्शन तक जाएगा एंड देन फाइनली मेटाबोलाइज होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब होकर के आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, अब वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन की अलग अलग रूट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग अब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रग्स जो हैं वो अलग अलग रूट्स के थ्रू जो है यहाँ पर अब्जॉर्ब होती हैं। तो जैसे कि डिफरेंट रूट्स के अंदर आते हैं आपके ओरल रूट, जैसे कि ओरली आप इनटेक करेंगे तो ओरली अब्जॉर्ब होगी। सब क्यूटेनियस रूट जब आप इंजेक्शंस के थ्रू उसको अप्लाई करोगे, इंट्रामस्कुलर जब मसल्स में अप्लाई करोगे, टॉपिकल साइट जब स्किन की सरफेस पे अप्लाई करोगे। ठीक है, और डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इस ड्रग अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा कि कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से आप जो है ड्रग को देते हैं तो वो अब्जॉर्ब होती है, और जब वो अब्जॉर्ब होती है उन रूट से तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इनको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन के अंदर फर्स्ट आता है आपकी ओरल रूट। ओरल रूट यानी कि जब आप ओरल कैविटीज के थ्रू ड्रग को इनटेक करेंगे,
ठीक है। तो इसके अंदर द इफेक्टिव बैरियर टू ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द जीआईटी. The oral absorption of certain drugs is low because a fraction of the absorbed drug is excreted back into the intestinal lumen by the efflux transporter G protein couple located in the gut epithelium. ठीक है। जब आप ओरली रूट के थ्रू ड्रग को इनटेक करेंगे तब यहाँ पर कुछ बैरियर्स होंगे जो इसको अब्जॉर्ब होने से रोकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव बैरियर्स होते हैं इन ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग के, वो होता है आपके जीआईटी के यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एपिथेलियल लाइन। ठीक है। ये जो एपिथेलियल लाइन होती है ये यहाँ पर एक इफेक्टिव बैरियर होता है। ठीक है। तो इस ओरल अब्जॉर्प्शन के अंदर जो कुछ ड्रग्स का किया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा लो होता है। कुछ ड्रग्स का यहाँ पर ओरल अब्जॉर्प्शन किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ड्रग्स होती हैं तो उनका एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन होता है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो वापस से जो है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर भेज दिया जाता है। किसके थ्रू? इन जी प्रोटीन कपल्ड जो ट्रांसपोर्टर चैनल्स हैं इनके ई फ्लक्स के थ्रू जो है इसको वापस से इंटेस्टाइनल ल्यूमन में भेज दिया जाता है, जो कहाँ पे है? आपके गट के एपिथेलियम के अंदर है। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जब आप कोई ड्रग ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपके जीआईटी में जाएगी। ठीक है। अब जीआईटी के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट है, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन है जो यहाँ पर क्या होगा? अब्जॉर्ब होगा, और कुछ अमाउंट है जो अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो ओरल अब्जॉर्प्शन है वो कंपैरेटिवली लो देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जी प्रोटीन कपल्ड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि आपके इस जीआईटी एपिथेलियम के अंदर होते हैं, जो कि ईफ्लक्स के थ्रू, ठीक है, ईफ्लक्स के थ्रू वापस एक्सक्यूट कर दिया जाता है, वापस से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास दो तरीके की ड्रग है जो कि आप अपने अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर एक्शन देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, non ionized lipid soluble drugs, and second is water partition coefficient acidic drugs. नॉन आयनाइज्ड का मतलब है वो ड्रग्स जो कि आयंस में कन्वर्ट नहीं होती हैं, आयंस में डिसोशिएट नहीं होती है और आपके लिपिड सोल्यूबल होती है। तो ये जो लिपिड सोल्यूबल नॉन आयनाइज्ड ड्रग है, ठीक है, जैसे कि इथेनॉल, सो दिस इथेनॉल इज रेडिली अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। ये जो इथेनॉल है वो आपके स्टमक से जो है इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमें क्या समझते हैं इससे कि जो इथेनॉल रहता है वो आपके स्टमक से इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन आयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, जबकि जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट जो है कम रहता है, दैट मीन्स कि वो आपके पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है ऑक्टेनॉल और वाटर का रेशियो। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके एसिडिक ड्रग्स हैं जो कि आपके आयंस में डिसोशिएट होती हैं, ठीक है, जैसे कि सैलिसिलेट्स और बार्बिटूरेट्स, वो आपके स्टमक के थ्रू अब्जॉर्ब नहीं होकर के डिफरेंट पाथवे के थ्रू अब्जॉर्ब होती है। क्लियर है? तो क्या समझ रहे हैं हम? कोई ड्रग को ओरली रूप से लेते हैं तब वहां पर एपिथेलियल लाइनिंग एक बैरियर का काम करती है। ठीक है। और इसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट ही वहां पर अब्जॉर्ब हो पाता है। तो यहाँ पर दो तरीके की ड्रग्स होती है, एक तो नॉन आयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और एक होती है आयनाइज्ड वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। तो ये दोनों ड्रग्स, इनका नेचर अलग अलग होने की वजह से अलग अलग तरीके से अब्जॉर्ब होती है। क्लियर है? सेकेंड होता है आपके सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर रूट। सबक्यूटेनियस का मतलब है स्किन की जो लेयर है, सबक्यूटेनियस लेयर है, वहां से अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। और इंट्रामस्कुलर का मतलब है मसल्स के बीच में, मसल्स के अंदर आप जो है इंजेक्शन लगा करके वहां पर ड्रग को दोगे। ठीक है। तो जब दोनों अलग अलग रूट है तो वहां पर अलग अलग तरीके से अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। In these routes, the drug are deposited directly in the vicinity of the capillaries. The lipid-soluble drugs pass readily across the whole surface of the capillary endothelium. This absorption from the subcutaneous side is slower than that from the intramuscular side. Both are generally faster and more consistent, प्रिडिक्टेबल देन द ओरल अब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो ये जो रूट होते हैं, इन रूट से जो आपकी ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्टली कैपिलरीज के थ्रू जो है विसिनिटी के अंदर, यानी कि डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सबक्यूटेनियस रूट है तो सीधा ही आपके सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर है तो सीधा ही मसल के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे। तो जब सीधा ही इंजेक्शन लगाएंगे तो वो डायरेक्टली अपने साइट ऑफ एक्शन पर जा करके डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएगी, डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ड्रग जो है कैपिलरीज के थ्रू अपने अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। इसके अंदर जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो इजीली जो है आपके कैपिलरी एंडोथेलियम के थ्रू जो होल सरफेस है उसको क्रॉस करके रेडिली वहां पर पहुंच जाती है। कैपिलरी एंडोथेलियम है क्योंकि कैपिलरीज को ब्रेक करके आपने इंजेक्शन लगाया है, तो डायरेक्टली कैपिलरी एंडोथेलियम जो वहां बैरियर का काम कर सकती थी उनको क्रॉस करके डायरेक्टली जो है सीधे ही जो ब्लड सरफेस है, जो होल सरफेस है, वहां पर आपकी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है वो इजीली वहां पर पहुंच जाती है। ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। अब जो आपकी सब क्यूटेनियस साइट होती है जो कि आपकी क्यूटेनियस लेयर है उसके अंदर से जो अब्जॉर्प्शन होगा तो ये क्या होगा, स्लोअर होगा। ठीक है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें सब क्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर को, तो सब क्यूटेनियस साइट पर जो अब्जॉर्प्शन होगा वो इंट्रामस्कुलर साइट के कंपैरिजन में स्लोअर होता है। यानी आईएम रूट से जो अब्जॉर्प्शन होता है आपके इंट्रामस्कुलर रूट से वो कैसा होता है, कंपैरेटिवली हाई होता है, और सबक्यूटेनियस रूट से कंपैरेटिवली स्लो। ठीक है। लेकिन दोनों ही जो है फास्टर होते हैं कंपैरेटिव। अगर हम ओरल अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो ओरल अब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर दोनों के ही अंदर जो अब्जॉर्प्शन है वो फास्टर होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। जबकि इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो फिर आपके इंट्रामस्कुलर का ज्यादा होगा। क्लियर है। थर्ड होता है आपके टॉपिकल साइड यानी स्किन की सरफेस। तो स्किन आती है, इसके अंदर कॉर्निया आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, उन पर हम जब ड्रग्स को अप्लाई करेंगे तो क्या एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। सो इसके अंदर ड्रग्स आर टाइपिकली अप्लाइड टू द स्किन व्हेन द स्किन इज द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। In these cases, systemic absorption where the drug penetrates beyond the layer of the epidermis to reach the bloodstream is generally not desirable and can cause systemic safety concerns. ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ड्रग्स होती है जो कि टाइपिकली आप जैसे उसको स्किन पर अप्लाई करते हैं, तो स्किन पे अप्लाई करेंगे तो कई बार आप अलग अलग पर्पज होते हैं। जैसे अगर आपको अगर एक्शन स्किन पे ही चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है स्किन पे अप्लाई करोगे। ठीक है। लेकिन कई बार हमें इंटरनल एक्शन चाहिए होता है तब भी हम स्किन पर उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ड्रग्स जिनको स्किन पर अप्लाई किया जाता है तब जब हमको स्किन पर ही उसका डिजायर्ड एक्शन चाहिए होता है। इन केसेस के अंदर ड्रग्स का जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है। तो एक तो वहां पर एक्शन चाहिए तो वहां पर अप्लाई कर दिया। एक सेकेंड क्या केस होता है जहां पर ड्रग्स जो है इस स्किन की लेयर्स को, जैसे एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, सबक्यूटेनियस लेयर हो गई, इनको पेनिट्रेट करती हुई सीधा ही यहाँ से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है। ठीक है। जो कई बार डिजायरेबल होता है और कई बार वो डिजायरेबल नहीं होता है ना। अब जब वहां पर डिजायरेबल नहीं होता तब वहां पर सेफ्टी कंसर्न जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि एक सिस्टमिक सेफ्टी कंसर्न वहां पर हो जाते हैं। ठीक है। और कई बार जब डिजायरेबल होता है तब तो हम जानबूझ के देंगे ही सही। यहाँ पर इसको इवन जैसे लिनीमेंट होता है, लिनीमेंट के केस में बोलते भी हैं कि अप्लाई ही नहीं करना, साथ में रब भी करना है ताकि प्रॉपरली वो अब्जॉर्ब हो, पेनिट्रेट हो और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों तरीके के एक्शन होते हैं। एक केस वो बनता है जब वो पेनिट्रेट करेगी, एक केस वो बनता है जब वो पेनिट्रेट नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द ड्रग अब्जॉर्प्शन। वो सभी फैक्टर्स जो यहाँ पे ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट आता है आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड है एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस, और थर्ड है एक्वस सॉल्युबिलिटी। ठीक है। रूट ऑफ अब्जॉर्ब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ये मतलब है कि देखो सिंपल सी बात है, अलग अलग रूट्स अलग अलग तरीके से अब्जॉर्ब होएगा। जैसे कुछ ड्रग्स हुई हैं आपकी, कुछ ड्रग्स होंगे आपके जो यहाँ पर ओरली रूट से लोगे तब उसका ज्यादा इफेक्ट मतलब अलग इफेक्ट आएगा। उसको आप आईएम रूट से लोगे, आईवी रूट से लोगे तो अलग अलग इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा
ठीक है, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। जिस रूट से आप लेंगे उस तरीके का यहाँ एक्शन होगा। ठीक है, जैसे कई बार हमें इंस्टेंट एक्शन चाहिए तो हम आईवी या आईएम रूट के थ्रू देंगे। जब हमें ड्रग के साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करना है तब हम ओरल रूट से देंगे। जब हमें पेशेंट कंप्लायंस को देखना होगा तब हम ओरल रूट से देंगे। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे हमें किस रूट के थ्रू यहाँ पर ड्रग को एडमिनिस्टर कराना है। ठीक है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा मतलब है कि दिस अफेक्ट्स द ड्रग अब्जॉर्प्शन बिकॉज ईच रूट हैज इट्स ओन पर्टिकुलरिटीज। ठीक है, ये जो है आपके ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर रूट की कुछ अपनी पर्टिकुलरिटीज होती हैं। ठीक है, और उन पर्टिकुलरिटीज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, चूज किया जाता है कि आपको किस रूट को चूज करना है और उस रूट से किस तरीके का अब्जॉर्प्शन वहां पर ड्रग का देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड है एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस। जिस एरिया से अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एरिया कितना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। सिंपल सा फैक्टर है ये तो। सो लार्ज इज द सरफेस एरिया, फैक्टर इज द अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जितना ज्यादा अब्जॉर्प्शन एरिया लार्ज होगा, बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा वहां पर अब्जॉर्प्शन होगा, उतना ही फास्टर अब्जॉर्प्शन होगा, उतना ही ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है? थर्ड है एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी से हमारा क्या मतलब है कि ड्रग्स विच आर गिवन इन द सॉलिड फॉर्म मस्ट डिजॉल्व इन द एक्वस बायोफेज बिफोर दे आर अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ड्रग्स जो कि सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर दी जाती हैं उनको पहले अब्जॉर्ब होने से पहले डिजॉल्व होना पड़ेगा एक्वस बायोफेज के अंदर, और जब वो डिजॉल्व हो जाएंगी उसके बाद वो अब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, जबकि जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होगी वो डायरेक्टली ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उनको डिजॉल्व होने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्वस सॉल्युबिलिटी से हमारा ये मतलब है कि जो ड्रग्स आपके सॉलिड फॉर्म में हैं उनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है। मतलब वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि वो डिजॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। डिजॉल्व होगी तो फिर एक्शन आएगा, डिजॉल्व ही नहीं होगी तो एक्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पर हमारे एक्वस सॉल्युबिलिटी कंसर्न हो जाता है। जबकि जो आप ऑलरेडी एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में ले रहे हो उसके केस में हमें सॉल्युबिलिटी से मतलब नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्युबलाइज है, उसको सीधा ही अब्जॉर्ब होना है। ठीक है, तो वहां पर अलग कंसर्न हो जाता है। क्लियर है ये सारी चीजें? नेक्स्ट है फोर्थ कंसंट्रेशन। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है वो पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो है ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है। तो इधर अगर कंसंट्रेशन हाई रहेगी तो आपको पता है पेसिव डिफ्यूजन का प्रिंसिपल है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर ड्रग्स का डिफ्यूजन होना। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर होता है ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन वो होता है पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब एक केस बनता है कि अगर कुछ ड्रग्स हैं जो एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव पाथवे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर हो रही है तो वहां डिपेंड ही नहीं कि कंसंट्रेशन क्या है। वहां पर तो अगर कम भी है तो भी कम से ज्यादा में चली जाएगी, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्रग में ब्लड में तो ड्रग प्रेजेंट नहीं है ना, और हम दे रहे हैं तो हमारे साइड पे जैसे जहां से दी है तो वो जैसे जीआईटी के अंदर है तो वहां पर ड्रग है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में इजीली आपकी ड्रग वहां पर पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी, है ना। एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि पेसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। The drug given as concentrated solution is absorbed faster than from the dilute solutions। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रग्स होती है वो पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और इस वजह से जो ड्रग है वो उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन का जो है उसकी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसके अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कम है तो उसमें डिफ्यूजन कम रेट से होगा, जबकि जो हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसके अंदर जो डिफ्यूजन है वो कंपैरेटिवली फास्टर होगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है फिफ्थ वेस्कुलैरिटी ऑफ द अब्जॉर्बिंग सरफेस। जिस सरफेस से यहाँ पर अब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी वेस्कुलैरिटी, यानी कि वहां पर कितना ब्लड का फ्लो हो रहा है, कितना वेस्कुलर है वो। वेस्कुलर होने का मतलब है ब्लड फ्लो कितना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसकी वेस्कुलैरिटी। देखो क्या कह रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट across the absorption surface। Increased blood flow hasten the drug absorption as wide hasten drying of clothes। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन देखो ऐसी बात है कि जैसे ये मान लो ये आपकी बॉडी सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर आपने ड्रग को अपना अप्लाई किया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसे ये ब्लड आगे जाएगा तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर इसको जो रिप्लेस करेगा ये ब्लड है, ये ब्लड आपके आगे चला गया, ये मान लो इसका नाम है नंबर 1, ठीक है, फिर यहाँ का ब्लड तो यहाँ चला गया, यहाँ का ब्लड जो है अब वो यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे किसी और का ब्लड आएगा, किसी और जगह से आ रहा होगा, ठीक है, तो जैसे ही इस पर्टिकुलर एरिया का ब्लड आगे गया तो उसके अंदर ड्रग डिफ्यूज होकर के आगे चली गई, ठीक है, अब जो नया ब्लड उस जगह को रिप्लेस करके आया है उसके अंदर फिर से ड्रग नहीं है, तो फिर से वहां बिल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि आपके जिस सरफेस है वहां पर तो ड्रग है, लेकिन जो अब नया रिप्लेस होके आया है उसके अंदर ड्रग नहीं है, तो फिर से अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या चलता रहेगा, पैसिव डिफ्यूजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि तब तक ही वहां पर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ड्रग वहां पर ब्लड के अंदर या सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आएगी, जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, जैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया फिर वहां पर ड्रग का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये जरूरी है कि कंटिन्यूसली ब्लड का फ्लो होता रहे ताकि कंटिन्यूसली ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब होती रहे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्या करता है, आपके ड्रग को जो आपका साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन रहता है उस साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन से कंटिन्यूसली रिमूव करता रहता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है उस अब्जॉर्प्शन साइट पर, जिस तो इस तरीके से जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा ड्रग का अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा ड्रग अब्जॉर्ब होगी उतना ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे है कि जब हम अपने कपड़े सुखाते हैं तो अगर हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि हवा क्या करेगी वहाँ उस एरिया के अंदर प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कपड़े हैं तो कपड़ों में जो मॉइस्चर है उसको लेकर के आगे चलती जाएगी, ठीक है, तो ओवरऑल कपड़ों में जो मॉइस्चर है, कपड़ों में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये अगर मान लो हवा नहीं चल रही होगी, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हवा वहीं रुकी हुई है तो वो अब्जॉर्ब होएगा, लेकिन उसकी जो रेट होगी वो स्लो हो जाएगी, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा ड्रग का अब्जॉर्प्शन होगा, और क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगी अब्जॉर्प्शन सरफेस पर, ठीक है, तो इस तरीके से जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतना ज़्यादा ड्रग अब्जॉर्प्शन, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी से नाम से समझ में आ रहा है, बायो का मतलब है बायोलॉजिकली और अवेलेबिलिटी का मतलब है उपलब्धता, तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपने जितनी ड्रग दी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आपने अगर 100 mg ड्रग दी, ठीक है, तो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कितनी ड्रग पहुंचेगी, ठीक है, कितनी ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, अगर आपके मान लो 100 mg दी और 50 mg पहुंच पाए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 50%, ठीक है, अगर यहाँ पर 30 mg ही पहुंच पाए तो सिर्फ 30% ही उसकी बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम अगर 100 ग्राम दे रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग पहुंचे, या हम ये चाहेंगे कि भाई 100 दे रहे हैं लेकिन बाकी सब तो वेस्ट हो जाए, 10 ग्राम ही पहुंच पाए, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम चाहेंगे कि जितनी ड्रग देंगे हम उस मैक्सिमम जितना हो सकता है वो वहां पर पहुंच पाए, यहाँ पर कितनी ड्रग वो पहुंच पाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर उसी को उसकी क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर है कि द रेट एंड द एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एन ड्रग from the dosage form administered by any route as determined by its concentration time curve in the blood or by its excretion, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ड्रग किस रेट से अब्जॉर्ब हो रही है और कितने एक्सटेंट तक अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, किसी भी डोजेज फॉर्म से या किसी भी रूट के थ्रू, ये किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, ये हमारे ब्लड के अंदर जो उसके कंसंट्रेशन टाइम कर्व रहेगा उसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है या उसके एक्सक्रीशन के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, अब कैसे पता करोगे कि भाई कितनी पहुंची है, तो या तो सिंपली ब्लड, जैसे आपने आपको बताया कि आपने कितनी डोज दी है, तो आपने मान लो कि 100 mg डोज दी, ठीक है, अब दो तरीके से पता कर सकते हो कि एक तो आप ये कर लो कि ब्लड सैंपल ले लो,
ठीक है, और ब्लड सैंपल के अंदर ऐसे परफॉर्म करके देखो कि कितना यहाँ पर ड्रग की कंसंट्रेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है, कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन टाइम कर्व से उसको यहाँ पर पता कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो उसका एक्सक्रीशन हो रहा है जिस भी रूट से हो रहा है, जैसे मान लो अगर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है तो यूरिन के अंदर कितनी ड्रग है जो यहाँ पर एलिमिनेट हुई। जैसे मान लो कि 20 mg यहाँ पर एलिमिनेट हुई तो इसका मतलब है कि 80 mg यहाँ पर कंज्यूम हुई होगी, है ना। उसने 80 mg ने इफेक्ट दिया होगा, 20 mg एज इट इज निकल के आ गई, एक्सक्रीट आउट हो गई। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ देखते हैं कि जो भी अपने डोजेस फॉर्म है, जब हम उसको किसी भी रूट से लेते हैं तो हर रूट का अपना अपना एक बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो किस रूट के थ्रू यहाँ पर ड्रग कितनी अब्जॉर्ब हो रही है और किस रेट से अब्जॉर्ब हो रही है उसको उसकी बायो अवेलेबिलिटी से यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर या तो आप ब्लड सैंपल से या एक्सक्रीशन से यहाँ पर पता कर सकते हो कि कितनी ड्रग है जो कि वहाँ पर एक्शन देने के लिए अवेलेबल थी। क्लियर है। नेक्स्ट है कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एन ड्रग इंजेक्शन IV is 100%, but it is frequently lower after the oral injection because the drug may be incompletely absorbed. Second, the absorbed drug may undergoes the first pass metabolism in the intestinal wall or liver or be excreted in the bile. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका ब्लड है, ठीक है, या उसके अंदर आप फाइंड आउट करोगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है जिस भी रूट के थ्रू आपने उस ड्रग को दिया है। तो यहाँ पर जो सर्वे किया गया, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसके थ्रू ये पता लगाया कि ड्रग इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, IV इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%। लेकिन जब ओरली हम किसी ड्रग को देते हैं तो कंपैरेटिवली उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्रग यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, क्योंकि डिफरेंट बैरियर्स की वजह से वो क्रॉस ही नहीं कर पाती और अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो पहला तो रीज़न है कि पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती इसलिए। दूसरा है कि जो अब्जॉर्ब भी होती है अगर ड्रग, ठीक है, तो ये जो अब्जॉर्ब ड्रग होती है ये आपके इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर या आपके जो लीवर होता है उसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग वहाँ पर कंज्यूम्ड हो जाती है और फाइनली आपके बाइल के अंदर क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट होने की वजह से भी यहाँ पर ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ड्रग्स के इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन की वजह से, ड्रग के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से और ड्रग के अलग अलग रूट्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाने की वजह से उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द बायो अवेलेबिलिटी। वो सारे फैक्टर्स जो इस बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर आते हैं डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर हैं कि these are various factors which affect the bioavailability of a drug, such as pharmaceutical factor. It is the expected that bioavailability of a drug to be this in a decreasing order, such as highest is solution, then suspension, then capsule, then tablet, and then coated tablet. ठीक है, there is a different factors which affect the bioavailability such as particle size, salt form, crystal form, natural excipients and partition coefficient. Second is pharmacological factor in which first is stomach pH, second is GI blood flow, third is enzyme, fourth is endogenous and bacterial, fifth is drug-drug interaction, and sixth is first pass metabolism, and third is route of administration in which different routes such as parenteral, oral, topical, rectal and inhalation, in which maximum bioavailability of parenteral, then oral, then rectal and then topical. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आते हैं आपके फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर का मतलब है कि आपने ड्रग की डोज को किस तरीके से डिज़ाइन किया है, किस तरीके से वो बनी हुई है, जो उसके बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है वो डिफरेंट डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है और उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से होता है
ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी आपके सोल्यूशंस की, फिर होगी सस्पेंशंस की, फिर होती है कैप्सूल्स की, फिर होती है टैबलेट्स की और लास्ट में होती है आपकी कोटेड टैबलेट्स की। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका पार्टिकल साइज। बहुत सिंपल सी बात है, पार्टिकल साइज छोटा होगा तो इजीली पास आउट हो सकता है मेम्ब्रेन से, इस वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी ज़्यादा, जबकि बड़े पार्टिकल साइज की बायो अवेलेबिलिटी होगी कम। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म का मतलब है कि वो अपने आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, वहाँ अपने सॉल्ट फॉर्म में वो प्रेजेंट है। तो उस केस के अंदर जो सॉल्ट फॉर्म है वो यहाँ पे अफेक्ट करेगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी को। जैसे कि अगर आपकी ड्रग आयनाइज्ड है तो वो अलग पाथवे के थ्रू अब्जॉर्ब होगी, जबकि अगर नॉन आयनाइज्ड है, लिपिड सॉल्युबल है, तो डायरेक्टली स्टमक से अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है क्रिस्टल फॉर्म की, उसका नेचर कैसा है, क्रिस्टलाइन या अमोर्फस। तो यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म्स का अब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है और अमोर्फस फॉर्म का अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट है नेचुरल एक्सिपिएंट्स, कि उसके अंदर आपने क्या क्या एक्सिपिएंट्स ऐड किए हैं जो कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। और लास्ट है आपका पार्टीशन कॉफिशिएंट। पार्टीशन कॉफिशिएंट बेसिकली उसके लिपिड और वाटर का रेशियो है कि भाई लिपिड इज टू, जैसे कोई भी ड्रग है तो उसके अंदर लिपिड कंटेंट कितना है और वाटर कंटेंट कितना है, तो इस लिपिड और वाटर के जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, उसका पार्टीशन कॉफिशिएंट। तो इससे हम ये देखते हैं कि आपकी जो ड्रग है कितना इफेक्ट डालेगी। ठीक है, उसके पार्टीशन कॉफिशिएंट से हम ड्रग के इफेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो ड्रग है वो कितने लिपिड सॉल्युबल है और कितने वाटर सॉल्युबल है, तो किस रूट से अब्जॉर्ब होगी, किस बॉडी पार्ट से अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अगर ओरली रूट से ले रहे हैं तो वहां पर किस तरीके का अब्जॉर्प्शन होगा, ये उसके लिपिड कंटेंट इसमें कितना प्रेजेंट है और वाटर कंटेंट कितना प्रेजेंट है उस पर ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। इसके फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है फर्स्ट स्टमक का पीएच। ठीक है, स्टमक का पीएच एसिडिक होगा तो वहां पर बेसिक ड्रग्स अब्जॉर्ब होंगी, और अगर जैसे इंटेस्टाइन है तो उसका नेचर होता है बेसिक, तो वहां पर एसिडिक ड्रग्स अब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, सेकेंड है जीआई ब्लड फ्लो। ये हमने जैसे अभी जस्ट इसके पहले बात करी थी कि वैस्कुलैरिटी कितनी है, वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पर कि ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर अब्जॉर्प्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, थर्ड है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या कौन कौन से हैं, कितना इफेक्ट वो डाल रहे हैं और कितना इफेक्ट है उन एंजाइम्स का बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर, ये यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है एंडोजीनियस एंड बैक्टीरियल, यानी कि एंडोजीनियस ड्रग सब्सटेंस का नेचर कैसा है, ठीक है, किस तरीके के बैक्टीरिया के ऊपर उसको इफेक्ट डालना है, ये इसकी फार्माकोलॉजिकल फैक्टर में आता है, उन दोनों के बीच की इंटरैक्शंस कैसी है। ठीक है, और लास्ट है आपके ड्रग ड्रग इंटरैक्शन की, कोई ड्रग वहां पर दी है आपने और ऑलरेडी ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर आपकी दूसरी ड्रग प्रेजेंट है, तो इन दोनों ड्रग्स के अंदर किस तरीके की इंटरैक्शंस होती हैं और ये इंटरैक्शंस जो हैं उससे रिजल्टेंट आपको किस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, वो इंटरैक्शन बेनिफिशियल होती है या हार्मफुल होती है। ठीक है, इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और इसके बेसिस पर ये देखते हैं कि ड्रग का फाइनली कितना इफेक्ट आएगा। कई बार ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल होती है, कई बार हार्मफुल होती है, और ये ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करती है। और लास्ट में है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर है कि जब आप ड्रग को ओरली रूट के थ्रू लेते हो तो ड्रग आपके लीवर में जाकर के देन अपना एक्शन देती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरती है, तो उसका भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट से आप यहाँ पर ड्रग को ले रहे हैं, पेरेंटल रूट से यानी कि इंजेक्शन से ले रहे हैं, ओरली यानी माउथ से ले रहे हैं, टॉपिकली यानी स्किन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, रैक्टली यानी रेक्टम रूट से ले रहे हैं, या इनहेलेशनली यानी कि इनहेल करके ले रहे हैं। तो अलग अलग रूट का जो है बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है, जिसमें हमने बोला भी है कि जो आईवी रूट होता है इंट्रावीनस, उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%, बाकियों की अलग अलग वेरी करेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंजेक्शंस की होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद होती है ओरल रूट की, फिर होती है रैक्टल रूट की, एंड देन होती है टॉपिकल रूट की। ठीक है, तो ये हुआ आपके बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि ड्रग्स जो अब अब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है,
सो नेक्स्ट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब हमारी ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब हो गई है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उसका क्या होगा, नेक्स्ट अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या समझते हैं, कैसे हमारी ड्रग जो है ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हियर अ ड्रग हैज गेन्ड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम, it gets distributed to the other tissues that initially has no drug concentration gradient being in the direction of plasma to tissue, ठीक है। जो ड्रग है आपकी वो कहाँ पहुंच चुकी है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच चुकी है। तो ड्रग ने जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सेस ले लिया है। अब ये क्या होगी, अदर जो टिश्यूज होंगे वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है, जिसके अंदर इनिशियली जो है ड्रग की कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ड्रग्स रहेंगी वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग प्लाज्मा से टिश्यूज के अंदर, प्लाज्मा से जो है वो मूव करेंगी, ठीक है। सो द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग एंड इट्स पैटर्न ऑफ टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट lipid solubility, second ionization at the physiological pH, third extent of binding to the plasma and tissue proteins, fourth presence of tissue specific transporters, and fifth difference in the regional blood flow, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ठीक है, और उस ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न होगा वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो जो ड्रग है उसकी लिपिड के अंदर सॉल्युबिलिटी कितनी है, कितनी लिपिड सॉल्युबल वो ड्रग है, ठीक है। सेकेंड वो डिपेंड करेगा कि फिजियोलॉजिकल पीएच पर वो कितनी आयनाइज हो रही है, और थर्ड डिपेंड करेगा कि जो आपकी प्लाज्मा है या जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं उनमें वो कितनी बाइंड हो सकती है, उसकी एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग कितनी है, कितनी बाइंडिंग वो वहाँ पर शो करता है, ठीक है। फोर्थ वो डिपेंड करती है टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स पर, कि वहाँ पर टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स कितने प्रेजेंट है, मतलब कि कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे ड्रग्स को, ठीक है। तो ड्रग्स की स्पेसिफिक टिश्यूज तक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितनी होगी, ट्रांसपोर्टर्स कितने प्रेजेंट हैं, और लास्ट है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ब्लड फ्लो कितना है, उस ब्लड फ्लो में कितना डिफरेंस वहां पर प्रेजेंट है। तो इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है ये कितना होगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि कितनी डोज आपने यहाँ पर ली है उसके ऊपर। तो यहाँ पर इस V को, दैट मीन्स अ पीरियड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ड्रग एडमिनिस्टर्ड IV डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, इंट्रावीनस रूट के थ्रू कितना ड्रग आपने एडमिनिस्टर किया है और कितना ड्रग है जो वहां पर प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को प्लाज्मा में प्रेजेंट ड्रग की कंसंट्रेशन से हम डिवाइड करेंगे, किसको, IV रूट के थ्रू, इंट्रावीनस रूट के थ्रू जो ड्रग की डोज हमने ली है उसको हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेज्यूमिंग दैट द बॉडी बिहेव्स एज सिंगल होमोजीनियस कंपार्टमेंट विद द वॉल्यूम V into which the drug gets immediately and uniformly distributed, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये प्री अज्यूम करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो पूरी एक जैसी है, वो पूरी कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी एक सिंगल होमोजीनियस कंपार्टमेंट की तरह बिहेव करती है, और यहाँ पर वॉल्यूम V होगा जो कि वॉल्यूम V होगा जिसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो यहाँ पर इमीडिएटली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वो फैक्टर्स जो कि यहाँ पर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर फर्स्ट आता है आपके टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग, सेकेंड इज ऑर्गन एंड टिश्यू साइज एंड द परफ्यूजन रेट, third is the binding of drug to the tissue components, and fourth is the miscellaneous,
ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है वो सारे फैक्टर्स जो कि ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर मेजरली 4 फैक्टर्स आते हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है ड्रग्स की टिश्यू परमेबिलिटी, की जो हमारी ड्रग है वो टिश्यूज को कितना परमिएट करती है, कितना परमिएबल वो होती है। ठीक है। इसके अंदर दो दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट होते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ड्रग एंड सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू द डिफ्यूजन ऑफ ड्रग। ठीक है। तो यहाँ पर ड्रग्स जो है कितना टिश्यूज को परमिएट करती है, कितना वो ड्रग जो है टिश्यू में से परमिएट होकर के निकल पाएगी। ठीक है। ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एक तो होता है कि जो ड्रग है आपकी उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, और सेकेंड है कि जो ड्रग है वो कितने बैरियर्स को क्रॉस करती है, किस तरीके के बैरियर्स को वो क्रॉस करती है। ठीक है। अब ड्रग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ड्रग की प्रॉपर्टीज है जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट, पीके वैल्यू, ऑयल पार्टीशन कॉफिशिएंट एंड सो ऑन। ठीक है। जैसे मान लो कि ड्रग है तो वो कितनी लिपिड सॉल्युबल है, कितनी वाटर सॉल्युबल है, कितने बड़े साइज में है, उसका पीके वैल्यू क्या है, उसका आयनाइजेशन कितना हो रहा है। ठीक है। तो ये जो ड्रग की प्रॉपर्टीज होती हैं ये इनके बेसिस पर वो ड्रग वहां पर टिश्यू से परमिएट करती है और परमिएट होकर के डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेकेंड है कि बैरियर्स कितने हैं और किस तरीके के बैरियर्स हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कैसे हैं जो कि ड्रग के डिफ्यूजन को होने से रोकेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। थर्ड है ऑर्गन एंड टिश्यू साइज, कि जिस भी ऑर्गन से वो परमिएट हो रही है उस ऑर्गन का, उस टिश्यू का साइज कितना है। परफ्यूजन रेट कितना है, परफ्यूजन रेट का मतलब है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो परफ्यूजन रेट कितना है। थर्ड है बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग टू द टिश्यू कॉम्पोनेंट, कि आपकी जो ड्रग है वो डिफरेंट जो टिश्यूज है उन टिश्यूज के कॉम्पोनेंट से कितना बाइंड होती है। ठीक है। तो इसके अंदर अगेन दो कॉम्पोनेंट है। फर्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द ब्लड कॉम्पोनेंट एंड सेकेंड इज बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द एक्स्ट्रा सेल्युलर कॉम्पोनेंट। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो फैक्टर है वो है कि आपकी जो ड्रग है वो आपके टिश्यू कंपोनेंट से कितना बाइंड हो रही है। ठीक है। इसके अंदर है कि आपकी जो ड्रग की बाइंडिंग है अब टिश्यूज में भी किससे, टिश्यूज के अंदर टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं, सेल से। तो वहां पर जो सेल है, बट ब्लड भी क्या है आपके एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो उस टिश्यूज के अंदर जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कितना बाइंड हो रही है, और जो सेल के अलावा एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कितना बाइंड हो रही है। तो इस बाइंडिंग कितनी है वहां पर, और मिससेलेनियस फैक्टर्स जैसे कि पर्टिकुलर पेशेंट की एज कितनी है, क्या वो पेशेंट प्रेग्नेंट है, ओबेसिटी कितने मोटा है, ठीक है, उसकी डाइट कैसी है, उसको कोई अदर डिजीज कंडीशन है, या वो कोई और ड्रग्स ले रहा है जिसके साथ इंटरेक्शन हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ओवरऑल अगर हम कहें तो यहाँ पर ड्रग की प्रॉपर्टीज, ठीक है, और आपके ऑर्गन की प्रॉपर्टीज, ऑर्गन के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज और डिफरेंट मिससेलेनियस प्रॉपर्टीज हैं जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से हमको क्या समझ में आया है। इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो आपके ड्रग कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, जिस टिश्यू पर वो जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पर डिपेंड करेगा, उस टिश्यू के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन की एज क्या है, क्या वो प्रेग्नेंट है, क्या उसको कोई डिजीज है, उसकी डाइट कंडीशन कैसी है, उसकी ओबेसिटी कितनी है, कितना मोटा पर्सन है, या वो कोई और ड्रग्स तो नहीं ले रहा, उन ड्रग्स के साथ तो इंटरेक्शन नहीं कर रहा वहां पर आपकी मेन ड्रग। ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है कि आपका टिश्यूज कैसा है। ठीक है। ड्रग की बात कैसे है, ड्रग का वेट कितना है, साइज कितना है, पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है, उसकी कौन कौन से बैरियर्स है जिससे क्रॉस होकर के उसको जाना है, ब्लड का फ्लो कितना है वहां पर, टिश्यू कंपोनेंट्स आपके कैसे हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं वहां पर ड्रग को और ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। ठीक है। तीसरी चीज आती है आपकी इसी के अंदर मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो हमने कहा फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी 4 चीजें, अब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन। ठीक है। मेटाबॉलिज्म से हम क्या समझ रहे हैं,
मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग। मेटाबॉलिज्म को ही बोला जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बायोलॉजिकली उसको क्या कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, उसको चेंज कर देना। ठीक है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या समझते हैं हम इससे कि मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स chemical alteration of a drug in the body. It is needed to render non-polar or liquid soluble compound to a polar or a liquid insoluble so that they are not reabsorbed in the renal tubules and are excreted. So the absence of metabolism in the body will not able to get rid of lipophilic substance, and then they will become very long acting. The primary site for the drug metabolism is liver and other are kidney, intestine, lungs and plasma. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा क्या मतलब है कि जो आपकी ड्रग है, ठीक है, वो किस तरीके से बायोलॉजिकली बॉडी में ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म से हम क्या समझते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो हमारा ड्रग कंपोनेंट है वो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब क्या, चेंज का मतलब है कि वो जिस केमिकल फॉर्म में है, ठीक है, या तो उसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, या उसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, या उसका हाइड्रोलिसिस हो जाए, या कोई और ग्रुप उससे आकर के जुड़ जाए यानी कि कॉन्जुगेशन हो जाए। तो इस तरीके की डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करके जो है अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। उसी को क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा ड्रग कंपोनेंट रहेगा वो क्या होगा, बायोलॉजिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स chemical alteration of the drug in the body. It is needed to render the non-polar or liquid soluble compound to a polar or a liquid insoluble compound. ठीक है, so that they are not reabsorbed इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड आर एक्सक्रीटेड। क्या समझ में आया हमें कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा मतलब है कि जो ड्रग कंपाउंड है वो बॉडी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर केमिकल अल्टरेशन यानी कि केमिकली वो क्या हो जाएगा, आपके चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर हमको जो हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है उसको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर कंपाउंड में। दैट मीन्स कि जो लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड है उसको लिपिड इनसोल्यूबल या हम कह सकते हैं एक्वस कंपाउंड के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, ताकि जो रीनल ट्यूब्यूल्स हो उनके अंदर वो जो है रीअब्जॉर्ब ना हो, और रीअब्जॉर्ब ना होकर के क्या हो जाए, वो एक्सक्रीट आउट वहां पर हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जब मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होगा, अगर किसी ड्रग कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा तो वो अपने लिपोफिलिक फॉर्म के अंदर ही रहेगी। ठीक है, और लिपोफिलिक फॉर्म में रहेगी तो ड्रग बॉडी में रहेगी, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। एक्सक्रीट आउट नहीं होगी दैट मीन्स कि उसका जो एक्शन होगा वो लॉन्गर हो जाएगा। तो वो ड्रग्स जो कि लिपोफिलिक होती है, हायर लिपोफिलिक होती है, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म कम होता है, ठीक है, वो जो है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग की तरह काम करती है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन में, लंग्स में और प्लाज्मा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप की आपकी मेटाबॉलिज्म होते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन मेटाबॉलिज्म को अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया है। ठीक है, ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको डिवाइड किया है इसके बेसिस पर कि हम ये किस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग केसेस बनते हैं कि एक तो ये कंडीशन है कि आपका एक्टिव ड्रग जो रहेगा वो आपके इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है कि जो आपका इनएक्टिव ड्रग है वो आपके एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है कि आपका जो एक्टिव ड्रग है वो अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस होती है जिसमें आपका जो
ड्रग सब्सटेंस होता है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है। क्लियर है? तो इसके अंदर फर्स्ट है इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन का मतलब है कि आपका ड्रग सब्सटेंस पहले एक्टिव फॉर्म में है, जब वो मेटाबोलाइज हुआ तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अपनी इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन देयर एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर रेंडर्ड इनएक्टिव और लेस एक्टिव। फॉर एन एग्जाम्पल ibuprofen, पैरासीटामोल एंड लिडोकेन। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स और उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं यहाँ पर जब वो मेटाबॉलिज्म में जाते हैं या बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं तो वो इनएक्टिव या लेस एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और लिडोकेन जैसी जो ड्रग है वो यहाँ पर एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर है? सेकेंड है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। जैसा कि मैंने बोला कि आपकी ड्रग यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव ही है, लेकिन वो अपनी किस फॉर्म में कन्वर्ट होएगी? अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होएगी। ठीक है, सो हियर मेनी ड्रग्स have been found to be properly converted to one or more active metabolite. The effect observed are sum total of that due to the parent drug and its active metabolite. मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स होती है वो यहाँ पर आपके एक्टिव फॉर्म में होती है और उसके कई सारे एक्टिव मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में वो पाई जाती है। ठीक है, तो जब आपकी ड्रग जो है वो प्रॉपरली एक या एक से ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स में यहाँ कन्वर्ट हो जाती है तो इसके इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका टोटल इफेक्ट होगा ना किसी भी ड्रग का, वो किसकी वजह से होगा? उस पेरेंट ड्रग और उस पेरेंट ड्रग के जितने भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं उन सभी एक्टिव मेटाबोलाइट्स और पेरेंट ड्रग का जो सम टोटल होगा उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब पर्टिकुलर एक मेटाबोलाइट के इफेक्ट को नहीं कंसिडर किया जाएगा, जितनी ड्रग हमने दी है उससे जितने भी मेटाबोलाइट वहां पर जनरेट हुए हैं उन सभी मेटाबोलाइट्स के इफेक्ट को यहाँ पर कंसिडरेशन में लिया जाएगा। ठीक है, थर्ड होता है एक्टिवेशन ऑफ एन इनएक्टिव ड्रग। कि अगर आपकी ड्रग इनएक्टिव है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? आपके यहाँ पर एक्टिवेशन। ठीक है, फर्स्ट में एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट हुई थी, यहाँ पर इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट होगी। क्लियर है? सो फ्यू ड्रग्स आर इनएक्टिव सच एज and need conversion in the body to one or more active metabolite such as a drug called a prodrug, and this prodrug may offer some advantages over the active drug in being more stable and having better bioavailability. ठीक है, तो कुछ ड्रग होती है आपके यहाँ पर जो कैसी होती है? इनएक्टिव होती है। ठीक है, और उनको यहाँ पर एक्शन करने के लिए अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना पड़ता है। ठीक है, ये एक्टिव मेटाबोलाइट एक ही हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है? बॉडी के अंदर वन और मोर देन वन एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं हम प्रो ड्रग। बेसिकली प्रो ड्रग जो है ये वो कंसेप्ट है जब अगर आप अपनी ड्रग को एक्टिव फॉर्म में दोगे ना तो वो जब इस एटीए से पास आउट होगी तो वो वहां पर डिग्रेड हो जाएगी और अपना एक्शन नहीं दे पाएगी। ठीक है, या वो बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम उस ड्रग को एक्टिव फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम उसको देते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। जब वो मेटाबोलाइज होती है फिर वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंड देन फिर वो अपना एक्शन देती है। ठीक है, तो इन ड्रग्स को बोलते हैं हम प्रो ड्रग। ये जो प्रो ड्रग होती है इसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके एक्टिव ड्रग होती है इसके ऊपर यानी कि इससे बेटर होती है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन में अगर आप एक्टिव ड्रग के फॉर्म में दोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ड्रग होती है वो उसके एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है उसके कंपैरिजन में इनएक्टिव फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होती है, उसकी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है। इस वजह से उसको इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है और जब वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है तब अपना एक्शन देती है एंड देन फाइनली एलिमिनेट हो जाती है। क्लियर है? तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को या बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो दीज बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू first a known synthetic or phase 1 or functionalized reactions and second is the synthetic or conjugated or phase second reactions। ठीक है,
तो इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट होता है आपकी नॉन सिंथेटिक, जिनको सिंथेसाइज नहीं किया जाता की रिएक्शंस होती हैं, और इन्हें फंक्शनलाइज रिएक्शंस भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। सेकेंड होती है आपके सिंथेटिक रिएक्शंस, जिसे कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर कॉन्जुगेटेड पार्ट होते हैं जो यहाँ पर जुड़ते हैं या एलिमिनेट होते हैं, तो इसीलिए इसको कॉन्जुगेशन रिएक्शन या फेज 2 रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है। फर्स्ट होती है आपकी नॉन सिंथेटिक या फेज 1। इसके अंदर functional groups such as OH, COOH, CHO, NH2 or SH is generated and exposed. Metabolite may be active or inactive. And second is the synthetic or conjugated, in which an endogenous radical is conjugated to the drug. Metabolite is mostly inactive except few drugs. For an example, glucuronide conjugate of morphine and sulfate conjugate of minoxidil are active. ठीक है। तो यहाँ पर नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर आते हैं। ठीक है। इसको फंक्शनल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी कि वो जनरेट होते हैं या अपने मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में यहाँ पर एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है। यानी कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि हाइड्रोक्सी दैट मींस OH, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CHO यानी कि एल्डिहाइड, NH2 यानी कि अमीन एंड SH मतलब कि थायो ग्रुप्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। ठीक है। और ये जो है अपने मेटाबोलाइट की फॉर्म में यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं या इनएक्टिवेट होते हैं। बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करके या तो एक्टिवेट हो जाते हैं या इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग किस तरीके की है। ठीक है। सेकेंड होता है आपके सिंथेटिक या कॉन्जुगेशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपके एंडोजीनियस रेडिकल्स होते हैं। ये बॉडी के ही अंदर प्रेजेंट रेडिकल्स हैं जो आपके ड्रग के साथ कॉन्जुगेट कर लेते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं और अपना कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट बनाते हैं, जो कि मोस्टली कैसा होता है आपके इनएक्टिव होता है। ठीक है। यानी कि कुछ ड्रग्स को छोड़ करके मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा होता है, बिकॉज कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इस कॉन्जुगेशन के रिजल्टेंट आपकी जो पोलर ड्रग होती है वो नॉन पोलर जो है लिपोफिलिक वो पोलर में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वो इजीली एलिमिनेट हो सके, एक्सक्रीट हो सके। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपकी ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट, जैसे कि मॉर्फिन है। ठीक है। मॉर्फिन का ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है। मिनॉक्सिडिल है तो मिनॉक्सिडिल का सल्फेट कॉन्जुगेट हो गया। ये यहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म होते हैं और जब इनकी कॉन्जुगेशन होती है तब ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म। सो नेक्स्ट है वो सब फैक्टर्स जो कि इस ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मेजरली 6 फैक्टर्स हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है आपके एज डिफरेंसेस, जैसे ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे बच्चे हैं तो उनके अंदर लीवर प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है जो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, तो उनके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं हो पाता। इसी तरीके से जो जीरियाटिक पेशेंट है दैट मीन्स ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, मतलब कि उनका भी धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म वीक होने लगता है, तो उसकी वजह से उनके अंदर मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से होगा कंपैरेटिव टू एडल्ट के। ठीक है। तो यहाँ पर एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एज के अकॉर्डिंग लोगों के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिफरेंट होने की वजह से ड्रग्स का जो एक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है। सेकेंड इज स्पीशीज एंड स्टेन डिफरेंस। ठीक है। अलग अलग स्पीशीज के जो लोग हैं, अलग अलग स्टेन के जो लोग हैं, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जो लोग जैसे मान लो पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो लोग हॉटर एरिया में रहते हैं, जैसे रेगिस्तानी एरिया में राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, गर्म एरिया में रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली स्लोअर होता है। ठीक है। तो अलग अलग स्पीशीज के, अलग अलग स्टेन के जो लोग होंगे उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, सेक्स डिफरेंसेस। सेक्स का मतलब है कि मेल और फीमेल की यहाँ पर बात हो रही है।
ठीक है। तो जैसे मेल्स हैं तो मेल्स की बॉडी जो है उनकी फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट है और फीमेल की जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी मेल और फीमेल की बॉडी जो है वो अलग अलग है। तो वो उस सिनेरियो में जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो अलग अलग होगा। फीमेल का मेटाबॉलिज्म जो है वो कंपैरेटिवली मेल के अलग होता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल है जैसे मान लो तो उसकी हाइट कम है, हेल्थ बॉडी मसल स्ट्रेंथ कम है, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल अपीयरेंस अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका मेटाबॉलिज्म भी उसमें भी डिफरेंसेस होंगे और उसकी वजह से अब उसके अकॉर्डिंग जब भी हम मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं तो मेल और फीमेल में यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनिबिशन से हमारा ये मतलब होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, एंजाइम्स को क्या कर देती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं। क्या कर देती है, एंजाइम्स को इंड्यूस कर देती है, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है, यानी कि उनके जो एक्शन है उसको यहाँ पर बढ़ा देती है। क्लियर। सेकेंड होती है कुछ ड्रग्स जो क्या रहती है उन एंजाइम्स को क्या कर देती है, इनिबिट कर देती है। ठीक है, उनको इनिबिट कर देती है जिसकी वजह से उस एंजाइम का जो एक्शन है वो वहां पर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, या कम हो जाता है एक्शन। तो ओवरऑल क्या समझ रहे हैं कि कुछ ड्रग्स हैं जो एंजाइम इंडक्शन इफेक्ट देती हैं, एक्शंस को बढ़ा देती हैं, और कुछ ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम को इनिबिट कर देती है यानी कि ड्रग एक्शन को मिनिमाइज कर देती है या खत्म कर देती है। ठीक है, लास्ट 6 है आपके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से हमारा मतलब ये है कि जो हमारी ड्रग है वो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब कि वो अपने डेक्स्ट्रो फॉर्म में है या उसके लीवो फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि वो राइट क्लॉकवाइज रोटेटरी है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को यानी कि पीपीएल को। तो उस बेसिस पर कि हमारी जो ड्रग है वो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगी या लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगी, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि भाई वो सिस है या ट्रांस है, तो इसके बेसिस पर भी इनका क्या होता है, एक्शंस यहाँ पर डिफरेंट होता है। इनकी जो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होती है वो डिफरेंट होती है और इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एज, स्पीशीज, स्टेन, सेक्स, एंजाइम्स और जो आपकी ड्रग है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सभी क्या करती हैं, ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ चुके हैं हम अपने लास्ट एक्सक्रीशन के ऊपर। एक्सक्रीशन से हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे आपका ड्रग है, ठीक है, सबसे पहले आपने ड्रग खाई, वो डिजॉल्व होगी, डिजॉल्व होने के बाद वो हमारे जीआईटी ट्रैक से क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब्जॉर्ब हो गई, अब्जॉर्ब होने के बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, ब्लड में आ गई। अब वहां ब्लड से कहाँ, वो पूरे बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो सेकेंड होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी या तो वो एक्टिव फॉर्म में है तो वो अपना एक्शन दे देगी, और एक्शन देने के बाद फाइनली हमको उसको एलिमिनेट कराना है। एलिमिनेट कराने के लिए हमको क्या करना रहेगा, उसको नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट करना रहेगा। तो ये कन्वर्जन किससे होगा, मेटाबॉलिज्म से। तो थर्ड स्टेप होगा हमारा मेटाबॉलिज्म का। और फाइनली जब ड्रग अपने एक्शन दे दिया और अपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तब वो फाइनली क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सक्रीशन जो है वो भी यहाँ पर अलग अलग रूप से होगा, भाई डिपेंडिंग ऑन द ड्रग्स नेचर ना, कि ड्रग्स का नेचर कैसा है उस बेसिस पर वो यहाँ पर एक्सक्रीट आउट होगी। ठीक है, तो एक्सक्रीशन से हम क्या समझ रहे हैं कि एक्सक्रीशन इज द पासेस आउट ऑफ सिस्टमेटिकली अब्जॉर्ब ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब है कि जो आपकी अब्जॉर्ब्ड ड्रग है जिसको आपने अब्जॉर्ब किया है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली पास आउट करेंगे, मतलब उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और जो उसके मेटाबोलाइट्स बने हैं उनको भी एलिमिनेट करेंगे।
करेंगे यानी कि बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट रूट्स होते हैं जिनके थ्रू इस ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है, जैसे कि यूरिन से कर सकते हो, फीकल मटेरियल से यानी कि फीसेस से कर सकते हो। ठीक है, इनहेल्ड गैसेस से, जो आपने गैसेस यहाँ पर इनहेल करी है उसके थ्रू कर सकते हो, सलाइवा के थ्रू कर सकते हो, स्वेट के थ्रू यानी कि पसीने के थ्रू कर सकते हो, मिल्क के थ्रू, जैसे मिल्क है मदर मिल्क, उसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट रूट्स हैं एक्सक्रीशन के, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपके यूरिन, यानी जब आप यूरिनेट करेंगे तब जो ड्रग्स का इनएक्टिवेटेड फॉर्म है वो वहाँ पर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, सो ड्रग्स एक्सक्रीशन इन द यूरिन अकर्स वाया द किडनी। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पर यूरिन के अंदर जो ड्रग्स का एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू होता है, आपके किडनी के थ्रू होता है। और ये जो है एक्सक्रीशन का मेजॉरिटी ऑफ द जो ड्रग्स होती हैं वो इसी रूट के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल है जिसके थ्रू आपकी ड्रग्स जो है यहाँ पर एक्सक्रीट आउट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फेसेस। फेसेस से हम क्या समझते हैं, अपार्ट फ्रॉम द अनअब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन मोस्ट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन फेसेस इज डराइव फ्रॉम द बाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मोस्ट ऑफ द जो अनअब्जॉर्ब ड्रग होती है, जो आपकी अब्जॉर्ब नहीं होती है, वो क्या होती है, फीकल मटेरियल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी अनअब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन है उसका कुछ पार्ट रहता है, ठीक है, वो आपकी एलिमिनेट होता है किसके थ्रू, फीकल मटेरियल के थ्रू। और मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है जो बाइल से डराइव हुई है, स्पेशली वो ड्रग जो कि बाइल से डराइव हुई है, वो आपके यहाँ पर फीकल मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स फीसेस के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, तो सेकेंड यहाँ पर एक्सक्रीशन का पाथवे है फेसेस। इसके अंदर जो लीवर है, दिस लीवर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू द बाइल ऑर्गेनिक एसिड्स, स्पेशली ड्रग्स ग्लूकोरोनाइड्स बाय एटीपी और एमआरपीज, organic bases by OTC, other lipophilic drug by G protein coupled receptors, that is GP proteins, and steroids by distinct non-specific active transport mechanism. Here relatively large molecules which having molecular weight more than 300 Dalton are preferentially eliminated in the bile, and the drugs that retain the higher concentration in the bile such as erythromycin, ampicillin, rifampicin, tetracycline, oral contraceptives, vicuronium, phenolphthalein, and certain drugs are excreted directly in the colon such as anthracene purgatives and heavy metals. ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द ड्रग फीकल मटेरियल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है वो कहाँ से आई है, लीवर से। हमने बोला कि वो ड्रग्स मोस्टली जो कि बाइल के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होती है वो आपके फीकल मटेरियल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइल में आई कहाँ से, लीवर के थ्रू। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि लीवर के थ्रू जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके बाइल ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशली आते हैं आपके ग्लूकोरोनाइड ड्रग और आपके ऑर्गेनिक बेसेस, लिपोफिलिक ड्रग्स और स्टेरॉइड्स, जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, एलिमिनेट किए जाते हैं फीकल मटेरियल के अंदर। ठीक है, अब हमने ये बोला लास्ट स्लाइड में कि जो बाइल होगा ना, ठीक है, तो बाइल के अंदर जो ड्रग्स होंगी वो आपके फीकल मटेरियल में आएंगी। ठीक है, तो बाइल के अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं, वो ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, यानी कि 300 डाल्टन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट की जो ड्रग्स होती हैं वो प्रेफरेंशियली बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसके अंदर आती हैं ड्रग्स जो कि बाइल के अंदर हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, एम्फिसिलिन, रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, विरोक्यूरेनियम, फिनोफ्थलीन
और कुछ ड्रग्स जो कि डायरेक्टली कोलन के थ्रू फीकल मटेरियल के अंदर एंटर करती हैं, जैसे कि एंथ्रासीन, परगेटिव्स और हैवी मेटल्स। तो मोस्टली यही ड्रग्स हैं जो कि बाइल के थ्रू फीकल मटेरियल से एक्सक्रीट आउट होती है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट होते हैं आपके इन एक्सहेल्ड गैसेस। जैसे अपन जब गैस इनहेल करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। तो इसी तरीके से और भी गैसेस हैं, ठीक है, या हमारी ड्रग्स हैं जो यहाँ पर क्या इन एक्सहेलेशन के थ्रू यानी कि गैसियस ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाली जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आती हैं आपके gases and volatile liquids such as general anesthetics. Alcohol are eliminated by the lungs irrespective of their lipid solubility. Here, alveolar transfer of the gas or vapor depends on its partial pressure in the blood. Lungs also serve up to trap and extrude any particulate matter enters into the circulation. ठीक है, एक्सहेल्ड गैस जो हम एक्सहेल करते हैं यानी कि श्वास के थ्रू बाहर निकालते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं, तो इसके थ्रू, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स और जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स, अल्कोहल जो होता है, उन्हें लंग्स के थ्रू जो है नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाला जाता है। और ये इररिस्पेक्टिव है कि भाई उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या है, इस बात से इसका इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी से इररिस्पेक्टिव है, यानी कि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर पर कि ब्लड के अंदर उस गैस का या उस वेपर का पार्शियल प्रेशर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एल्वेओलर ट्रांसपोर्ट होता है ये उस गैस के या उस वेपर के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स के अंदर जो आपके पार्टिकुलेट मैटर होता है वो पार्टिकुलेट मैटर भी इस गैसेस के साथ ट्रैप होकर के कई बार एक्सक्लूड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जो कि हमारे सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, वहां पर एंटर्ड रहता है। तो जो सर्कुलेशन में प्रेजेंट कोई पार्टिकुलेट मैटर है तो समटाइम्स वो भी ट्रैप होकर के इस एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ है सलाइवा एंड स्वेट। सलाइवा का मतलब है लार और स्वेट का मतलब है पसीना। ठीक है, यानी कि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो हम अपनी सलाइवा के थ्रू बाहर निकालते हैं या अपने स्वेट के थ्रू। स्वेट में तो पसीना निकलेगा तो ड्रग निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सलाइवा की अगर हम बात करें तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनको कुछ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन होती है तो वो बार बार थूकते हैं। क्यों थूक रहे हैं? क्योंकि जो ड्रग है ना वो उनकी सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर these are the minor importance for the drug excretion such as lithium, potassium iodide, rifampicin and heavy metals are present in these secretions in a significant amount. Most of the saliva along with the drug in it is swallowed and meet the same fate as orally taken drug. ठीक है, तो इस जो रूट का इम्पोर्टेंस है कंपैरेटिवली टू अदर रूट्स जो है काफ़ी कम होता है, माइनर इम्पोर्टेंस होता है इसके थ्रू ड्रग एक्सक्रीशन का। ठीक है, यानी कि माइनर अमाउंट में ही जो ड्रग्स हैं, कुछ ही ड्रग्स हैं जो इस रूट से एक्सक्रीट आउट होंगी और बहुत कम अमाउंट में होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI, रिफाम्पिसिन और हैवी मेटल्स जैसी जो ड्रग होती हैं वो इन सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में यहाँ पर एलिमिनेट आउट होती हैं। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द जो सलाइवा के अंदर जो ड्रग्स होती हैं वो इसके अंदर सलाइवा में प्रेजेंट होती हैं और जब हम स्वेलो करते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो को ओरली लिया है, तो जैसे आपने ओरली उसको लिया है वैसे ही अगर आपने इन केस सलाइवा को भी इनटेक कर लिया, स्वेलो कर लिया, तो वो वापस से आपकी बॉडी में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो आपके सलाइवा के साथ प्रेजेंट होती हैं और जब उनको आप निगल लेते हो तो जैसे ड्रग आपकी बॉडी में जाती है वैसे ही वो एक्सक्रीटेड अमाउंट भी आपकी बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपके मिल्क। सो मिल्क में कैसे होगा
कि जैसे कोई भी चाइल्ड रहेगा तो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा ना, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या होगा, उसके अंदर जो भी ड्रग मदर ले रही होगी, जो भी दवाई ले रही होगी, वो उसके अंदर भी चली जाएगी और उसके अंदर भी ड्रग का इफेक्ट देखने को मिलता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब मदर अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उस मिल्क से जो है वो ड्रग वहां पर एक्सक्रीट आउट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर फिफ्थ एक्सक्रीशन रूट है आपके मिल्क। So in this, the excretion of the drug in the milk is not so important for the mother, but the suckling, in fact, inadvertently receives the drug. Most drug enters the breast milk by the passive diffusion, as much more lipid soluble and less protein bound drug cross better. Milk has a pH lower, that is 7, ठीक है। तो मिल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, तो वो मदर के लिए तो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब कोई इन्फेंट, कोई नवजात शिशु वहाँ पर सकलिंग कर रहा होता है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू फीड कर रहा होता है, तब वो उस ड्रग को रिसीव करता है। यहाँ पर ये जो ड्रग्स होती हैं ये ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू पेसिव डिफ्यूजन से जो इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, उसकी बॉडी में चली जाती है और उसके अंदर ड्रग्स के इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जो मोस्टली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं और जो लेस प्रोटीन बाउंड होती है, मतलब जो प्रोटीन के साथ तो कम बाउंड होती हैं और जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, मोस्ट ऑफ द वो ड्रग्स होती हैं जो कि यहाँ पर क्रॉसओवर करके मिल्क के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। यहाँ पर मिल्क का जो पीएच होता है वो 7 से कम होने की वजह से एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक मिल्क होता है और मोस्ट ऑफ द बेसिक ड्रग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गई, ये सारी हुई एक्सक्रीशन की बात, यानी कि ओवरऑल हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है ड्रग्स का फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द फैक्टर्स विच आर मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन, ठीक है, कि जनरली ड्रग किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू यहाँ पर काम करती है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एक्शन को यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम फार्माकोडायनेमिक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम डायनेमिक्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे, बट एक जनरल मैकेनिज्म समझते हैं कि ड्रग्स कैसे जो है यहाँ पर काम करती हैं, ठीक है। सो हियर pharmacodynamics is the study of drugs effect. It starts with describing what the drugs do and goes on to explain how they do it. Thus, it attempts to exclude the complete action effect sequence and the dose effect relationship. Modification of the action of one drug by the another drug is also an aspect of pharmacodynamics, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स हैं वो किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू काम करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो इस ड्रग एक्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स से हमारा मतलब है कि ड्रग का क्या इफेक्ट है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। फार्माकोडायनेमिक्स हम जानते हैं ना क्या होता है, कि ड्रग का इफेक्ट ऑन किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग्स जो है वो बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रही हैं। तो इसके अंदर हम इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि ड्रग क्या होती है, ड्रग कैसे काम करती है, ठीक है, ड्रग किस तरीके से अपना एक्शन शो करती है और हाउ, किस तरीके से वो यहाँ पर ये एक्शन कर पाती है। पहला तो ये है कि ड्रग एक्शन करती क्या है, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो ये एक्शन कर कैसे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ही कंप्लीटली ये इलस्ट्रेट करते हैं, ये बताते हैं कि एक ड्रग का कंप्लीट एक्शन क्या होता है, ड्रग के कंप्लीट इफेक्ट्स यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं और किस सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं, मतलब पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो ड्रग के कंप्लीट सीक्वेंस को यहाँ पर देखा जाता है और ड्रग के कंप्लीट इफेक्ट को यहाँ पर देखा जाता है।
और डोज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं कि जितनी डोज हम ड्रग की दे रहे हैं तो उस डोज के रिस्पेक्ट में कितना इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग दी, ठीक है, तो पहले तो आपने कौन सी ड्रग दी, सेकेंड आपने ड्रग का कितना डोज दिया और वो डोज ने कितना इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर डोज इफेक्ट रिलेशनशिप भी स्टडी किया जाता है और कौन सी ड्रग है जो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को यहाँ पर चेंज कर देती है, यानी कि एक ड्रग का इफेक्ट जो है वो दूसरे ड्रग के जो इफेक्ट है थ्रू यहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये भी फार्माकोडायनेमिक्स का एक एस्पेक्ट होता है। ओवरऑल फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम ड्रग का बॉडी पर एक्शन, क्या एक्शन, किस तरीके से एक्शन, कितना एक्शन, कितने डोज पर एक्शन और डोज के रिस्पेक्ट में कितना एक्शन, ऑल्सो किस ड्रग के थ्रू इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा और किस ड्रग के थ्रू इफेक्ट घटेगा। दैट मीन्स कि दूसरी किसी ड्रग के देने पर क्या मॉडिफिकेशन वहां पर उसके एक्शन में देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर स्टडी की जाती है। ठीक है, और डिफरेंट फैक्टर्स जो इस ड्रग के एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी साइज, कि ज़्यादा बड़ी बॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है ड्रग भी ज़्यादा देनी पड़ेगी इफेक्ट के लिए, तो बॉडी साइज। सेकंड एज, जैसे कि मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा कि जो बच्चे हैं, पेड्रियाटिक है, जीरियाटिक है यानी ओल्ड एज पेशेंट है, उनका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाने की वजह से वहाँ पर ड्रग का डोज जो रहेगा, अमाउंट जो रहेगा वो भी वेरी करेगा। थर्ड सेक्स, वही मेल फीमेल की, फीमेल की फिजियोलॉजी अलग है तो अमाउंट जो है वो यहाँ पर डिफरेंट होगा। स्पीशीज एंड रेस, की किस स्पीशीज का पर्सन है, गर्म एरिया में रह रहा है, वार्मर एरिया में रह रहा है या कोल्डर एरिया में रह रहा है, किस रेस से बिलोंग करता है, जेनेटिक्स क्या है उसकी, फार्माकोजिनोमिक्स क्या है, फार्माकोजेनेटिक्स क्या है, ठीक है, किस तरीके की जेनेटिक स्ट्रक्चर है उस पर्सन की, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस रूट के थ्रू ड्रग दी जा रही है, क्योंकि रूट के अकॉर्डिंग भी उसकी बायोअवेलेबिलिटी अफेक्ट करेगी और उसका एक्शन अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, कि पर्सन जो है जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन कंडीशन में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेशेंट अगर दोनों ही कंडीशन में जो है प्लेसेंटा के थ्रू या मिल्क के थ्रू जो फीटस है उसके अंदर भी ड्रग जा सकती है। ठीक है, और बॉडी भी थोड़ी सी उसके अंदर फिजियोलॉजी चेंज हुई रहती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे, तो ये भी अफेक्ट करेगी। फिर है फिजियोलॉजिकल स्टेट, जैसे कि जीआई डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज यानी कि CHD, थायराइड डिजीज, किडनी एंड लीवर डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल स्टेट्स जो हैं कि अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज कंडीशन है, यानी कि अगर जैसे उसका GI ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्टर्ब है, ठीक है, तो वहां पर अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो वहां पर कैसे ड्रग अफेक्ट करेगी। उसको कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है, थायराइड ग्लैंड की डिजीज है, किडनी या लीवर डिजीज है जो मेजरली मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट भी यहाँ पर उसके एक्शन को अफेक्ट करेगा। उसके अलावा डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, कि किस तरीके का फूड वो वहां पर ले रहा है, कैसे एनवायरमेंट में वो रहता है। ठीक है, उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसकी साइकोलॉजी क्या है उस ड्रग को लेकर के, ठीक है, अपनी हेल्थ को लेकर के, और क्यूमुलेशन, कि उसकी बॉडी में कितनी वो ड्रग है जो एक्यूमुलेट हो रही है, कितनी ड्रग है जो एक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। एंड लास्ट है टोलरेंस एंड रेजिस्टेंस, कि कितना टोलरेंस ये ड्रग शो करती है। ठीक है, कि अगर आप ड्रग ले रहे हो तो उसका कितना इफेक्ट बना रहता है और कितना वो टोलरेंस जनरेट करती है, मतलब कि बॉडी में एक्यूमुलेट होने के बाद एक सर्टेन अमाउंट जो रहेगा उसका ड्रग का डोज रहेगा वो यहाँ पर एक्शन नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स जो रहते हैं यहाँ पर ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे वो सभी फैक्टर्स जो कि ड्रग के एक्शन को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। तो इसके अंदर आता है आपके बॉडी एज, बॉडी साइज, पर्सन की एज, सेक्स, स्पीशीज, जेनेटिक्स, रूट, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, फिजियोलॉजिकल स्टेट, डाइट, एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, क्यूमुलेशन और टोलरेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी बात हुई यहाँ पर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट। ठीक है, इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स के सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी, जिसमें अब्जॉर्प्शन,
अब्जॉर्प्शंस के टाइप, फैक्टर्स जो अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते थे, बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जिसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर, रूट्स, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, देन मेटाबॉलिज्म के टाइप, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के टाइप और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाली रिएक्शंस, फिर इन द लास्ट एक्सक्रीशंस के रूट, एंड फाइनली ड्रग्स का एक्शन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और वो सारे फैक्टर्स जो इस मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं उन सब की स्टडी। ठीक है, तो ये सब हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये लेक्चर और कंप्लीट होती है हमारी यूनिट 1। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नई यूनिट के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।